जय माता दी दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित विषय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उनको हमने समझने की कोशिश की थी। कल हमने जो 2 वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने बेसिक्स बताए थे कुछ, तो आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में यदि कोण ए बराबर 135 डिग्री तथा कोण 4 बराबर 45 डिग्री हो तो एंगल 2 और एंगल 3 के मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 के मान बताना है आपको। ठीक है, एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में देखिए आप दो रेखाएं दी गई हैं, ए बी तथा सी डी। दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, और एंगल 1, 2, 3 और 4 का निर्माण कर रही हैं, और 1 के अपोजिट 3 बना हुआ है, 2 के अपोजिट एंगल 4 बना हुआ है। ठीक है, तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 है और 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4 है। ठीक है, तो ये कल हमने आपको बताया था। तो जो एंगल 1 है उसके जो सामने एकदम अपोजिट साइड पे जो एंगल बनता है उसे शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 हो जाएगा, इसी प्रकार 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू दिया हुआ है और एंगल 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो एंगल 1 की वैल्यू 135 है, तो एंगल 3 की वैल्यू भी, एंगल 1 की वैल्यू 135 दी हुई है, 135 डिग्री, तो एंगल 3 की वैल्यू भी 135 डिग्री हो जाएगी। इसी प्रकार 2 की वैल्यू के एक एंगल 4 की वैल्यू 45 डिग्री देकर रखा है, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या, एंगल 1 की वैल्यू 135 है, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल 2 की वैल्यू पूछ रहा था, एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई है हमने निकाला है, तो एंगल 2 के सामने एंगल 4 है, तो ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 45, और एंगल 3 की वैल्यू कितनी है 135। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि एंगल 3 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 3 ये एक शीर्षाभिमुख कोण है, और इसी प्रकार आप 2 बराबर 3, 2 बराबर 4, ठीक है, ये भी एक शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू कितना दे के रखा है आपको 135, तो एंगल 1 की वैल्यू 135 है, तो एंगल 3 की वैल्यू भी 135 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार एंगल 2 की वैल्यू 45 दे के रखी हुई है, तो एंगल 4 की वैल्यू भी आपको 45 डिग्री ही मिल जाएगी। और सबसे पहले एंगल 2 की वैल्यू पूछा है, तो एंगल 2 की वैल्यू 45 निकाल लिया आपने ना, तो एंगल 2 की वैल्यू 45 और एंगल 3 की वैल्यू 135, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो पूरक कोण में 10 डिग्री का अंतर है, दो पूरक कोण दिए हुए हैं उनके बीच में कितने का अंतर है, 10 डिग्री का अंतर है, तो दो अन्य कोण क्या हो जाएंगे। ठीक है, दो पूरक कोणों में 10 डिग्री का अंतर है, तो दो अन्य कोण क्या हो जाएंगे। तो जिस तरह जब क्वेश्चन दिया रहता है, दो पूरक कोणों के बीच कितना का अंतर दिया है 10 डिग्री का, तो मान लो एक कोण x डिग्री है तथा दूसरा कोण कितना मान लिया हमने, मान लिया पहला कोण x डिग्री है तथा दूसरा कोण कितना है, दूसरा कोण 90 माइनस एक्स। क्यों 90 माइनस एक्स माना, क्योंकि पूरक कोणों का योग, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, दो पूरक कोण का योग बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक पूरक कोण का मान कितना है x डिग्री, तो दूसरे पूरक कोण का मान 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि दो पूरक कोणों का अंतर जो है 10 डिग्री देकर रखा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है 10 है। तो पहला कोण आपने क्या माना,
पहला कोण आपने माना x डिग्री और दूसरा 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो पहला x है और दूसरा 90 माइनस एक्स बराबर इन दोनों के बीच का अंतर जो है कितना है, वह 10 का अंतर है, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर 10, ठीक है। और x को x के साथ जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसी प्रकार 90 को इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो 10 धन 90 बराबर कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर कितना मिल गया आपको, 2x बराबर 100 मिल गया आपको। तो इसके साथ इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया तो 2 पंचे 10 और 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 50। x की वैल्यू 50 मिल गई, अर्थात आपको पहला कोण जो है वह 50 डिग्री मिल गया, ठीक है। जब पहला कोण 50 डिग्री, तो हमने आपको बताया था कि अगर पहला एक पूरक कोण 50 डिग्री तो दूसरे पूरक कोण का मान निकालने के लिए 90 से घटा दिया जाता है। तो 90 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50 बराबर दूसरा कोण कितना आ गया, 40 डिग्री, ठीक है। तो दो अन्य कोणों का मान आपसे पूछ रहा था, तो पहला कोण 50 डिग्री, दूसरा कोण 40 डिग्री। तो कौन से ऑप्शन में 50 और 40 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देकर रखा है, अगला क्वेश्चन है कि 2.5 क्या दिया हुआ है, 2.5 समकोण और एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है। 2.5 समकोण, ठीक है ना। तो समकोण की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। और एक पूर्ण कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। सॉरी, एक पूर्ण कोण में, अर्थात एक पूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। पूर्ण कब होता है, मतलब जैसे एक बिंदु है, एक लाइन यहाँ से चलना घूमना स्टार्ट किया और रोटेट है और उसी पॉइंट पर एंड हो गया उसका, तो ये कितने डिग्री का टोटल एंगल बन गया, 360 डिग्री का। समकोण एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2.5 समकोण, तो 2.5 का मतलब क्या होता है, 2 सही 1/2, ठीक है। और गुणे समकोण तो गुणे 90 हैं। और एक पूर्ण कोण, तो एक पूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360। तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको पहले भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 गुणे 90 धन 360, ठीक है। तो इसको 2 से 90 को कट कर दिया तो कितना आ गया, 45 आ गया। 45 को 5 से गुणा कर दिया तो 5 5 25, 5 चौके 20, 2 22, ठीक है, धन 360। इसको इसके साथ जोड़ दिया तो कितना आ गया, 585, ठीक है। तो ये 585 जो है डिग्रियों की संख्या पूछ रहा था आपसे, तो वो डिग्री की संख्या कितनी हो गई, टोटल डिग्री की संख्या हो गई 585 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित चित्र में कोण ए का मान क्या है। कोण ए की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें कोण ए की वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। देखिए आप, एक डायग्राम बना हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं और एक पॉइंट पर यहाँ पर मैच कर रही हैं, ठीक है। ये पॉइंट ओ हो गया मान लो आप। तो इसमें क्या, ये एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है। तो सरल रेखा पर टोटल कोणों का योग कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इन पूरे कोणों को मिला दिया जाए तो उनका योग कितना हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री। तो इन तीनों कोणों का योग कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ए पहले कोण की वैल्यू कितनी दी हुई है, a + 15, a धन 15, दूसरे की वैल्यू 45, तो 45। तीसरे की वैल्यू कितनी दे के रखी है, a धन 30, ठीक है। तो a धन 30 बराबर कितना हो, किसके बराबर, तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अर्थात एक सरल कोण के बराबर, या फिर इसे रिज कोण भी बोला जाता है, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया। अब इसमें जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, a को a के साथ जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया, 2a आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम नंबर को नंबर के साथ जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 15 और 30 45, 45 45 90, ठीक है। तो 90 बराबर 180 आ गया, ठीक है।
और 2a और नंबर को नंबर के साथ इधर पक्षांतर कर दिया तो प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 90 घट गया तो कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 90, 45 दूना 90 तो 45। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। ठीक है, तो कोण ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो कोण की ए की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया, 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए की वैल्यू जब आपने 45 डिग्री फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एंगल, ये मान लो एंगल क्या है, पी है, ये क्यू है, ये पी क्यू आर है। ठीक है, तो इस यहाँ पे ए की जगह पे 45 रख देते हैं तो 45 धन 15 बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और यहाँ पे 45 धन 30 बराबर कितना हो जाएगा, 75। अब इन तीनों का योग अगर आप करते हो 60, 45 और 75, इन तीनों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके यहाँ पे कोण ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 45 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके वर्ग 3 में या फिर टेट एग्जाम में बेसिक्स क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, मतलब कोई दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटे, तो माना दो ये समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। ठीक है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर कट करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला कथन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये हमने आपको कल बताया था कि एकांतर कोण क्या होते हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो जो अंतर साइड पे, अंदर साइड पे जो बने कोण होते हैं, एक लाइन के एक साइड और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बना कोण होता है तो वह एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाते हैं। अर्थात θ1 जो है θ2 का एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर होते हैं, हाँ तो ये बराबर होते हैं, ये कंडीशन हमने आपको बताई थी। और इसी प्रकार एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात एक साइड पे अंतः कोणों का योग, अर्थात अंतः का मतलब ये दो रेखाओं के बीच में। ठीक है, अर्थात अंतः कोण कौन कौन से हो जाएंगे, मतलब एक θ1 और इसी प्रकार एक यहाँ पे भी, ये एक साइड पे बने जो है अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी हमने आपको कल बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको अच्छे से पूरा देखिए और समझिए। ठीक है ना, वीडियो के लास्ट में हमने ये सारी कंडीशन समझाई हुई थी। ठीक है, अब देखिए और इसी प्रकार अब तीसरा, तो दो कंडीशन तो ये प्रूफ हो गई। ठीक है, और तीसरी कंडीशन लिखा हुआ है कि समांतर रेखा पर बने कोई भी दो कोण संपूरक होंगे। ठीक है ना, समांतर रेखा पर बने कोई भी दो कोण संपूरक होंगे। तो समांतर रेखा पर बने कोई भी दो कोण संपूरक होंगे, तो ये कैसे संपूरक हो सकते हैं, ये तो गलत है। ठीक है ना, समांतर रेखा पर बने कोई भी दो कोण संपूरक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, तो संगत कोण बराबर होते हैं। हाँ, संगत कोण बिल्कुल है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो कोण है, एक यहाँ पे बना कोण और इसके अलावा ये जो कोण होते हैं ये एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं, यहाँ हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर सही नहीं है। पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका असत्य कथन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके कंडीशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको ज्योमेट्री का होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए कुछ आगे बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोण जो है न्यून कोण नहीं है, न्यून कोण नहीं है। ठीक है, तो न्यून कोण क्या होता है, अर्थात ये भी कल हमने आपको समझाया हुआ था, ऐसा कोण जिसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम एवं 0 डिग्री से अधिक होती है, वह कोण क्या होता है, न्यून कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा उसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो इनके बीच में जो बनने वाला कोण होगा वह न्यून कोण होगा। ठीक है, तो इसके न्यून कोण की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम होती है। ठीक है, वह कोण न्यून कोण होता है। तो किसकी वैल्यू जो है
न्यून कोण कौन सा नहीं है, अर्थात जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी वह कोण न्यून कोण नहीं होगा। देखिए 70 जो है यह न्यून कोण है क्योंकि इसकी वैल्यू 90 से कम है, 75 भी 90 से कम है, 30 भी 90 से कम है, तो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है 95, तो ये 90 से ज़्यादा है, अर्थात ये एक न्यून कोण नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक सरल कोण के लंबार्धक से कौन सा कोण बनेगा। एक सरल कोण के लंबार्धक से, ठीक है ना, तो लंबार्धक क्या होता है, अर्थात जैसे एक क्षैतिज रेखा है उसमें एक कोई वर्टिकल लाइन खींच दी जाए, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाए, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लंबार्धक बोलते हैं। ठीक है, तो सरल कोण क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। अर्थात स्ट्रेट एंगल क्या कहलाता है, हमने कल बताया था कि जैसे एक कोई सीधी लाइन है उस पर जो एंगल बनता है उसे सरल कोण बोलते हैं। जैसे एक ये सीधा लाइन है, एक रेखा इधर पे जा रही है, एक रेखा दूसरी, दोनों रेखाएं अपोजिट साइड पे जाती हैं, उनके सेंटर पे जो कोण बनता है वह सरल कोण होता है और इसकी वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये एक तो सरल कोण हो गया और इसे क्या बोलते हैं, सरल कोण के अलावा ऋजु कोण भी बोला जाता है। ठीक है, ऋजु कोण भी बोला जाता है। फिर इसमें बोल रहा है सरल कोण के लंबार्धक, तो सरल कोण जैसे ये बना हुआ है तो इसका लंबार्धक अर्थात एक परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन खींच दी जाए जो इसे 90 डिग्री में डिवाइड कर दे दो बराबर पार्ट में, तो यह इसका लंबार्धक खींच हो जाएगा। ठीक है, तो लंबार्धक खींचने के बाद कितने डिग्री का कोण बन रहा है, जब कोई लाइन किसी क्षैतिज रेखा पर परपेंडिकुलर अर्थात लंबार्धक लंब डाली जाती है तो उस पर जो बनने वाला कोण होता है वह हमेशा 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के कोण को हमेशा समकोण बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 4 और 3 हैं तो त्रिभुज का कर्ण क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं बोल रहा है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे के रखा, 2 भुजाएं पता है आपको और तीसरी भुजा कर्ण पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता होगी। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है और जिसका एक कोण 90 डिग्री है, उसमें आपको एक भुजा जो है 4 दे के रखी है, दूसरी भुजा 3 दे के रखी है और कर्ण की जो है वह वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, हाइपोटेनस की। तो ये बेस हो गया, आधार हो गया और इसके बाद ये क्या हो गया है आपका, लंब हो गया जिसे परपेंडिकुलर बोलते हो। फिर उसके बाद ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अर्थात परपेंडिकुलर का वर्ग। तो यहाँ पे आपको कर्ण का वर्ग पूछ रहा है, कर्ण की वैल्यू पूछ रहा है, तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग अर्थात परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आधार पे 4 और यहाँ पे 3, तो कितना हो गया टोटल 16 धन 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर ऐड कर दिया तो 25 आ गया। तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो के की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर है तो इस साइड जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है, 5 की वैल्यू होती है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है ना, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ पेयर बनते हैं, उन नंबर्स को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जैसे 5, 4 और 3, ये पाइथागोरस प्रमेय का एक पेयर है। ठीक है, अगर एक वैल्यू मान लो इसको दे के रखा है, इसको दे के रखा है, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, कभी कभी इन दोनों को वैल्यू दे के रखेगा, इसकी वैल्यू पूछेगा, कभी ये दोनों दे के रखेगा, इसकी वैल्यू पूछेगा। इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और या फिर कभी कभी 5, 12 और 13 को लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इसी तरह ये जो दो नंबर हैं इनको अगर आप स्क्वायर करके करोगे तो उनका भी जो कर्ण का वर्ग जो है लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर ही होगा। जैसे 5 का करते हैं तो 10 हो गया और इसके बाद 4 का किया तो 8 आ गया और 3 का किया तो 6। तो 8, 10, 8 और 6 ये भी एक
पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करते हैं, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा पेयर है। और फिर इसी के बाद यहाँ पे हर एक नंबर का आप स्क्वायर अगर करते चलो 2 का मल्टीप्लाई करोगे हर एक नंबर में, तो वो अगला जो बनने वाला पेयर होगा वो पाइथागोरस प्रमेय की शर्त को जो है पूरा करता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन होगा आपके इस वीडियो का। निम्नलिखित में से दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। दो भुजाओं की किसी त्रिभुज में बोल रहा है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का योग जो होता है सदैव क्या होता है। 3 कंडीशन दे के रखिए कि तीसरी भुजा से छोटा होता है, तीसरी भुजा के बराबर होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, या फिर तीसरी भुजा का 2/3 होता है, ठीक है। तो दो भुजाओं का जो योग है, ये आपने त्रिभुज की शर्तें हैं। दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा के योग से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ए बी और सी 3 भुजाएं हैं, दो भुजाओं का योग है, मतलब एक 3 है दूसरी 2 है, या फिर ये 4 है। तो दो भुजाओं का योग अर्थात 3 2 5, दो भुजाओं का योग जो है हमेशा तीसरी भुजा के योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।